नमस्कार, यूपीपीसीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रिवीजन शेड्यूल जो 50 डेज का हम लोग लेके चल रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए, उसका डे 7 का वीडियो है, यानी कि सितंबर 12 का वीडियो है। और आज हम लोग जो पहला वीडियो लेके चलेंगे वो पेनिनसुलर रिवर का लेके चलेंगे, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा वीडियो आएगा आपका, वो आएगा हिस्ट्री में मौर्यन पीरियड का, यानी कि मौर्य काल का। इसके अलावा जो साइड सब्जेक्ट है उसमें आप लोग सेंसस पढ़ रहे होंगे, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। और आर्टिकल्स आपको 10 और तैयार करने हैं। आपको आर्टिकल 61 से लेके आर्टिकल 70 तक, इस तरीके से आपके आर्टिकल 70 अब तक तैयार हो गए होंगे आज रात तक। लेकिन अगर आप अपना कोई और शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते रहिए। जो भी आपने बनाया है उससे बिल्कुल भी डेविएट मत होइए, और कोशिश करिए कि एक भी दिन का बीच में गैप आपके शेड्यूल में ना आने पाए, क्योंकि अब एग्जाम के लिए दिन लगातार कम होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की। तो हम लोग बेसिकली नॉर्दर्न रिवर्स पढ़ चुके हैं, और हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक। आज के वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे पहले चीज हम लोग को देखनी है कि प्रायद्वीप होता क्या है। हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेटो में पढ़ा था कि किसी भी जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये हमारा जो भारत का दक्षिणी भाग है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर अरब सागर है, इधर हमारे पास बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जितनी भी रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो प्रकार की नदियों में बांट सकते हैं। एक वो नदियां हैं जो बहती हैं पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। और दूसरी है हमारे पास जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां गिरती हैं, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी गिरती हैं अरब सागर में, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। ये जो नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अगर हम देखें तो मुख्य नदियां हमारे पास कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, तापी है, जुआरी है, ठीक, साबरमती है। ये सब कैसी हैं? ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। मांडवी नदी है, पेरियार नदी है। ठीक। अगर हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखें तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और कई सारी और नदियां जिनको हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हुए चलेंगे। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को कवर करके हम लोग फिर मूव करेंगे टुवर्ड्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनका सीक्वेंस क्या है। आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, एग्जाम में अक्सर सीक्वेंस हमसे पूछा जाता है। तो मैं रफली यहाँ पर सीक्वेंस के लिए आपके लिए बना देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ऊपर से हमारे पास ये नदी आ रही है जिसका नाम है साबरमती। साबरमती के ही ठीक बाद में एक नदी और बहती हुई यहाँ पर आती है जिसका नाम है माही। माही नदी के बाद एक और नदी यहाँ पर जो अगली नदी है वो यहाँ पर है, जो सूरत के पास गिरती है जाके, जो नर्मदा नदी। नर्मदा के बाद अगली नदी है
इसी के आसपास बहने वाली, यहीं पर गिरती है, उसका नाम है तापी रिवर। तापी के बाद अगली रिवर यहाँ पर हमारी आती है जो महाराष्ट्र से निकलती है और गुजरात के पास आके ये अरब सागर में गिर जाती है, और इसका नाम है दमन गंगा। इन सभी को पढ़ेंगे हम लोग। दमन गंगा के बाद फिर जो अगली इंपॉर्टेंट नदी है वो है हमारी यहाँ पर मुंबई के पास गिरने वाली मीठी नदी। फिर गोवा में एक नदी आती है हमारी जिसका नाम है मांडवी नदी, या इसी को हम महादाई नदी के नाम से भी जानते हैं। और मांडवी नदी के ही मुंह के पास एक और नदी अरब सागर में गिरती है, गोवा में ही है, जिसका नाम है जुआरी नदी। जुआरी नदी के बाद कुछ और नदियां हैं, जैसे कर्नाटक की कुछ नदियां हैं, जिनमें से एक है हमारे पास काली नदी, शरावती, नेत्रावती। यहाँ पर केरल में एक नदी है जिसका नाम है भारतपुजा नदी। और यहाँ पर है पेरियार नदी। और पेरियार नदी के ही बगल में एक और नदी है जिसका नाम है मुवत्थुपुझा नदी। मुवत्थुपुझा नदी। और इन दोनों नदियों के बीच में यहाँ पर एक लेक है जिस लेक का नाम है वेम्बनाड लेक। ये वेम्बनाड लेक है। तो ये हमारा एक तरीके से उन नदियों का सीक्वेंस है ऊपर से नीचे की तरफ जो बहती हैं किस तरफ, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें से ये जो ऊपर वाली नदियां हैं ये बेसिक, अच्छा ये जो है ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है। और ये जो है ये खंभात की खाड़ी है। ये नदियां जो हैं ये गुजरात में आकर समुद्र में गिर रही हैं। ठीक। मीठी नदी जो है वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जो मांडवी और जुआरी हैं ये नदियां गोवा में हैं। काली नदी, शरावती और नेत्रावती, ये नदियां आपकी कर्नाटका कोस्ट पे बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। भरतपुजा, पेरियार और मुवत्तुपुझा ये नदियां केरला की हैं। केरला का मतलब ये है कि इनका जो समुद्र में मिलन होता है वो इन इन राज्यों में होता है। तो ये बेसिकली नदियां हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। आपको इस मैप को प्लीज बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इससे कि आपको सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सीक्वेंस भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब इन नदियों को हम लोग एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती नदी, साबरमती नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात तट है, गुजरात कोस्ट है। गुजरात कोस्ट में साबरमती यहाँ से बहती हुई आती है, ये साबरमती नदी है। ये साबरमती नदी बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। ये अरावली पर्वत के पास से निकलती है, उदयपुर के पास से। तो साबरमती कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। ओरिजिन इसका अरावली पर्वत से है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में, जो कि राजस्थान का है। ठीक। इसका जो फ्लो है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से निकलती है
और उसके बाद फिर गुजरात में एंटर कर जाती है, और गुजरात में एंटर करने के बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो राजस्थान से निकलती है, उसके बाद गुजरात जाती है, और गुजरात के बाद ये जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है समुद्र में। ठीक। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सिटीज साबरमती पर हैं, वो साबरमती पर दो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं। एक तो अहमदाबाद है, गुजरात का नगर, औद्योगिक नगर है, और दूसरा गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वो इसी पर सिचुएटेड है। ठीक। साबरमती नदी पर ही गांधी जी का साबरमती आश्रम था, जिसको सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, और जिसको गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में बेसिकली स्थापित किया था कोचराब में, और उसके बाद 1917 में इसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया था साबरमती के तट पर शिफ्ट कर दिया था। और यहीं से उन्होंने शुरू की थी दांडी यात्रा 1930 में, और यहाँ पर उन्होंने कसम खाई थी कि अब जब तक मैं भारत को स्वतंत्र नहीं करवा लूंगा, वापस साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा। और वो नहीं आते हैं, और उसके बाद वो मूव कर जाते हैं कहाँ पर, वर्धा आश्रम, महाराष्ट्र में। तो ये हमारी साबरमती नदी थी। साबरमती नदी के बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरी जो नीचे नदी आ रही है वो कौन सी नदी है, वो है हमारी माही नदी। अब हम लोग बात करते हैं माही नदी की, जो दूसरी नदी है इसके नीचे। माही, माही रिवर। माही जो नदी है, ये जो है बेसिकली इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है, वो उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से इसका ओरिजिन होता है। ये मध्य प्रदेश से निकलने के बाद जाती है राजस्थान, और राजस्थान में एंटर होने के बाद फिर ये पहुंचती है गुजरात, और अल्टीमेटली ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर में चली जाती है। तो इसका क्या है, ये इसका फ्लो है, इसका बहाव क्षेत्र है। मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान पहुंचती है, वहां से गुजरात जाती है, और वहां पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस ये नदी की खास बात यह है कि ये जो माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, 2 बार काटती है। तो अगर हम देखें कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, TOC है, और ये हमारी माही नदी है, तो माही नदी इस तरीका के फ्लो बनाते हुए बह रही है, और एक बार यहाँ पर ये कट कर रही है, और एक बार हमारा यहाँ पर ये कट कर रही है। ठीक, रिवर माही यहाँ पर इसको 2 बार कट कर रही है। ठीक, एक बार ये कट कर रही है राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर, और दूसरी बार कट करती है राजस्थान में। तो लेकिन हम एक ये मानेंगे कि दोनों बार ही राजस्थान में कट कर रही है। तो ये जो माही रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है उसको 2 बार कट करती है। इसकी एक सहायक नदी है, माही नदी की एक सहायक नदी है, यानी कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। उस ट्रिब्यूटरी का नाम है बेसिकली अनस नदी। अनस नदी, अनस नदी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक। तो माही भी काटती है, और माही की ट्रिब्यूटरी अनस भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर माही नदी पर एक बांध है। बांध का नाम क्या है? बांध हमको ध्यान रखने हैं, परियोजनाएं हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है बांसवाड़ा बांध, बांसवाड़ा डैम। इसी बांसवाड़ा डैम का एक और नाम है, अदर नेम इसका है, और वो नाम क्या है? माही बजाज डैम। माही बजाज डैम, ये माही बजाज डैम इसका नाम पड़ा है जमुना लाल बजाज के नाम।
जमनालाल बजाज के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने बजाज ग्रुप की स्थापना की थी। और गांधी जी का वर्धा में जो सेवाग्राम आश्रम बना था, उसको उन्होंने 300 एकड़ जमीन दी थी गांधी जी को बनाने के लिए। और जमनालाल बजाज को ही गांधी जी का पांचवां बेटा कहा जाता है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे, जमनालाल बजाज। माही नदी की बात अगर कर लें तो उसके बाद हमारे पास जो अगली नदी आती है, आपने अगर डायग्राम बनाया होगा तो प्लीज देखते जाइएगा। अगली जो नदी है वो है हमारी नर्मदा। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का एक दूसरा नाम है रेवा। इसका दूसरा नाम रेवा नदी भी, रेवा भी इसको बोला जाता है। ये एक दैवीय नदी मानी जाती है, जो बेसिकली निकलती है कहाँ से, यानी कि इसका जो उद्गम है या इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, वो अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक प्लेट्यू से है, अमरकंटक के पठार से है। अमरकंटक का जो प्लेट्यू है वो बेसिकली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है, लेकिन ये अमरकंटक के उस भाग से निकलती है जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। यानी कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और मध्य प्रदेश के हिस्से से निकलती है। और कौन से शहर से निकलती है? ये निकलती है, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसका नाम है अनूपनगर। अनूपनगर में अमरकंटक प्लेट्यू पर है नर्मदा कुंड। कुंड से निकलती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक। यहाँ पर अगर देखा जाए, बेसिकली अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो मैकल जो पर्वत है, उस मैकल पर्वत की ढलान का पार्ट माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फॉर एग्जांपल मैकल पर्वत है, और इस मैकल पर्वत से लगा हुआ हमारे पास अमरकंटक है। अमरकंटक है। अमरकंटक में ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ में है और ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में है। तो इस वाले हिस्से से जहां से निकलती है नर्मदा, और ये नर्मदा अल्टीमेटली जाके यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक। और ये अगर हम इसका फ्लो देखें तो ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में बहता है, और महाराष्ट्र में बहने के बाद ये गुजरात में एंटर कर जाती है। तो अगर हम इसका फ्लो देखें तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में बहता है, और फिर ये गुजरात में एंटर हो जाती है नर्मदा नदी। तो फ्लो की बात में आ जाएगा, सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर महाराष्ट्र में जाएगी थोड़ा हिस्सा, और महाराष्ट्र के बाद एक गुजरात में जाएगी, और गुजरात में जाने के बाद ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। ठीक। अब यहाँ पर बेसिकली नर्मदा नदी इन तीनों राज्यों से बह तो रही है, लेकिन इनमें बहने के साथ साथ ये इन राज्यों के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, सीमा भी बनाती है। ठीक है। बॉर्डर भी बनाती है। कौन कौन से राज्यों के बीच में बॉर्डर बनाती है? ये बॉर्डर बनाती है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। ये बॉर्डर बनाती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। यानी कि इनकी सीमा से लगते हुए भी बहती है, एंटर करने से पहले कुछ दूर तक सीमा से लगती हुई बहती है, और उसके बाद ये फिर अंदर भी एंटर कर जाती है। तो नर्मदा नदी है, ये भारत की पांचवी सबसे बड़ी लंबी नदी है। भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी भारत की वैसे नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर लंबी। और दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर की। और नर्मदा भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है, और सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? नर्मदा है। ठीक। और यहाँ पर अगर देखें तो नर्मदा जब अमरकंटक से निकलती है और जबलपुर पहुंचती है, तो जबलपुर तक तो ये नॉर्मल बहती है, और जबलपुर के बाद ये बहने लगती है कहाँ पर? रिफ्ट वैली में। जबलपुर के बाद ये रिफ्ट वैली में बहने लगती है। इसके एक तरफ होता है हमारा
विंध्य, और एक तरफ होता है सतपुड़ा, ये है जबलपुर। और ये आ गई क्या, ये आ गई भ्रंश घाटी, यानी कि रिफ्ट वैली, यानी कि पूरी नर्मदा रिफ्ट वैली में नहीं बहती। जबलपुर के बाद का जो इलाका है, जिसको हम भेड़ा घाट के नाम से भी जानते हैं, इस भेड़ा घाट में जो नर्मदा है वो रिफ्ट वैली में बहती है। नर्मदा नदी पर कुछ वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि जलप्रपात भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जलप्रपात यहाँ पर पाए जाते हैं? तो जलप्रपात या वाटरफॉल्स ऑन नर्मदा रिवर। तो इसमें जो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, जिनमें से पहला है हमारा कपिलधारा, कपिलधारा प्रपात। दूसरा है दूधधारा प्रपात। और तीसरा है हमारा धुआंधार, धुआंधार प्रपात। जिसमें से जो कपिलधारा और जो दूध धारा है, ये अनूपनगर में है, मध्य प्रदेश के। और जो धुआंधार जलप्रपात है, ये भेड़ा घाट में है, जबलपुर के पास। ठीक है। यहाँ पर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आप इसका जो फील व्यू है वो गूगल में डाल के भेड़ा घाट देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको देखें एक बार। किसकी सहायक नदियां? नर्मदा की, यानी कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज हमको हमेशा ये ध्यान रख के पढ़ने की, कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक अगर आपको क्लियर नहीं होता, तो आप देखें अगर कोई नदी बह रही है तो नदी का बहाव किस तरफ है, जिस तरफ नदी का बहाव है, तो मतलब अगर नदी इस तरफ से इस तरफ बह रही है तीर की दिशा में, तो अगर हम नदी के बहने की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारा जो दायां हाथ होगा वो नदी का दायां तट होगा, और जो हमारा बायां हाथ होगा वो नदी का बायां तट होगा। तो अगर इसको देखें तो ये नदी का दायां तट है, और ये नदी का बायां तट है। और अगर नर्मदा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये उत्तर होगा और ये क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, क्लियर। जरूरी नहीं कि हर बार दाएं तट उत्तर की तरफ ही हो। अगर नदी इस तरफ बह रही है तो नदी का दायां तट ये हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया। तो दिशा पर भी डिपेंड करता है। खैर, तो यहाँ पर नर्मदा नदी की हमारे पास वो ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि नर्मदा नदी पर दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से या लेफ्ट बैंक से या साउथ से मिलने वाली नदियां। और दूसरी कौन सी, दाईं ओर से, या इंग्लिश में राइट बैंक से मिलने वाली, या नॉर्थ से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहली नदी है रिवर शक्कर, शक्कर नदी। ठीक। शक्कर नदी के बाद तवा नदी, तवा नदी के बाद छोटी तवा, छोटी तवा, और उसके बाद बंजर नदी। ठीक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी हिरण नदी, हिरण नदी के अलावा कोलार, कोलार नदी, हथनी नदी, और खारी नदी। ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो तवा नदी है, ये तवा नदी जो है गुजरती है सतपुड़ा नेशनल पार्क से, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क से गुजरती है। और जो बंजर नदी है ये गुजरती है कान्हा नेशनल पार्क से, कान्हा राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है। इसको कान्हा की जीवन रेखा भी बोलते हैं, बंजर नदी को। कोलार नदी पर कोलार बांध है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बार रफ देख लेते हैं टोटलिटी में कि यहाँ पर नर्मदा में जो बांध और जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं।
बांध और परियोजनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो ये हम देख रहे हैं नर्मदा पर उसकी सहायक नदियों पर। तो ये हमारे पास है, पहली चीज तो है तवा परियोजना, जो इसकी सहायक नदी तवा पर है। कोलार बांध, कोलार डैम, जो इसकी सहायक नदी कोलार पर है। इसके अलावा बरगी बांध, नर्मदा सागर बांध, इंदिरा, इसी को इंदिरा सागर बांध भी बोलते हैं। ठीक है। ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध। अब इनमें से अगर हम लोग देखें तो ये बरगी, नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, ये सब किस पर है? ये सब नर्मदा के ऊपर है, और ऊपर वाले जो थे नर्मदा की सहायक नदी पर थे। तो ये किस पर है? सहायक नदी पर है। इनमें से अगर देखा जाए तो जो बरगी से लेके ओंकारेश्वर तक है ये मध्य प्रदेश में है, और जो सरदार सरोवर है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में। तो आपको लोकेशन भी क्लियर हो गई, कौन सी नदी पर है वो भी क्लियर हो गई। नर्मदा पर एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम है भड़ूच। ये भड़ूच के पास जाकर निकलकर फिर आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है, और भड़ूच का पुराना जो नाम है वो भृगुकच्छ है, प्राचीन नाम भृगुकच्छ, जहाँ पर एक बंदरगाह पुराने जमाने में भी था और आज भी है। ठीक है। नर्मदा नदी जहां पर समुद्र में गिरती है, ये देखिए यहाँ पर समुद्र में गिर रही है, तो यहाँ पर हमारा एक आइलैंड पाया जाता है, एक द्वीप पाया जाता है, जिसका नाम है आलिया बेट। गुजराती में बेट का मतलब होता है द्वीप, तो ये आलिया बेट है। आलिया बेट में पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर भड़ूच शहर। नर्मदा नदी के बाद अगली हमारी जो नदी है वो है तापी। अच्छा, जबलपुर भी तो इसी पर है ना। अगली नदी है हमारी तापी, इसको तापी भी बोलते हैं और इसको ताप्ती भी बोलते हैं। जो तापी है ये बेसिकली हम लोगों ने जब पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ा था तो वहां पर मैंने बताया था कि जो तापी है इसका उद्गम कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ पर? इसका ओरिजिन है बैतूल के पठार से। ये बैतूल के पठार से निकलती है, और ये जो है ये यहाँ से निकलने के बाद इसका जो फ्लो होता है, ये फ्लो होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात जाती है, और गुजरात जाने के बाद ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, गल्फ ऑफ कैम्बे में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। यहाँ पर इस नदी पर जो शहर सिचुएटेड है वो सूरत, तो ये सूरत जो है वो सूरत के पास जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली पर बहती थी, भ्रंश घाटी में बहती थी, वैसे जो तापी है, तापी भी भ्रंश घाटी में बहती है। कैसे बहती है? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था? ये था हमारे पास बिंद, यहाँ पर था हमारा सतपुड़ा जो डिसकंटिन्यूअस है, और यहाँ से जो नदी बह रही है, यहाँ से जो नदी बह रही है इसका नाम है नर्मदा, और यहाँ से जो नदी बह रही है इसका नाम है तापी। और इसके बगल में एक और पर्वत है हमारे पास जिसका नाम है अजंता। तो नर्मदा जो बहती है वो बहती है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, और जो तापी है वो बहती है सतपुड़ा और अजंता के बीच में। तो ये भी एक तरीके की भ्रंश घाटी है जहां से ये बह रही है। ठीक इसके नॉर्थ में, इसके उत्तर की तरफ सतपुड़ा है और दक्षिण की तरफ इसके वो क्या नाम है उसका, अजंता है। ठीक।
अब यहाँ पर आगे देखें तो जो यहाँ पर तापी पर हमारे जो डैम्स हैं, बांध और जो परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो तापी पर बेसिकली पहली है काकरापार परियोजना, ठीक। उकई बांध या उकई डैम, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों गुजरात में हैं, ठीक। इसके बाद ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो काकरापार परियोजना है ये बेसिकली एक सिंचाई परियोजना है। काकरापार परियोजना एक सिंचाई परियोजना है। और उकई बांध पर एक जलाशय है, इस जलाशय का नाम है वल्लभ सागर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी चीज, हमारे पास एक परमाणु संयंत्र है, एक एटॉमिक प्लांट है, एक न्यूक्लियर प्लांट है, जिसका नाम है काकरापार एटॉमिक प्लांट। ये भी बेसिकली किस पर है? तापी नदी पर है, ठीक है। तापी के बाद अगली नदी हमारी जो है वो है, अब नीचे आ जाते हैं, ये गुजरात की नदियां खत्म हो जाती हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट नदी हमारे पास है वो महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र की इस नदी का नाम है मीठी नदी, मीठी रिवर। मीठी नदी एक छोटी नदी है, सवाल इस पर आया है लेकिन। और ये कहाँ पर बैठती है? ये मुंबई, महाराष्ट्र में इसका उद्भव होता है, और यहीं पर ये समुद्र में मिल जाती है। यानी कि ये केवल मुंबई मुंबई में बहती है, मुंबई में ही उत्पन्न होती है और मुंबई में ही समाप्त हो जाती है। मुंबई की बात करें तो मुंबई एक आइलैंड पर, एक द्वीप पर बसा हुआ शहर है, इसका नाम है सलसट्टी आइलैंड। सलसट्टी आइलैंड, इंग्लिश में बोले तो SALSETTY, सलसेट्टी आइलैंड, ठीक। ये जो सलसेट्टी आइलैंड है ये मुख्य भूमि से, भारत की जो मुख्य भूमि है इससे अलग होता है कुछ नदियों के द्वारा, ठीक। जिनमें से कौन सी नदी है? उल्हास नदी। और कुछ क्रीक्स के द्वारा, क्रीक्स मतलब दरारें, जिनमें से एक है बसई क्रीक और दूसरी है थाड़े क्रीक, उससे ये अलग होता है। और जो सलसल्टी आइलैंड है ये बेसिकली क्या है? ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। क्यों? क्योंकि इस पर कौन बसा हुआ है? मुंबई बसा हुआ है। सबसे घनी आबादी वाला ये द्वीप है, ठीक है। अब इसके बाद, मीठी नदी के बाद अगली आती है हमारी, अच्छा ये छूट गई थी बीच में, यहाँ पर एक नदी थी, आप अगर देखें ऊपर तो एक नदी हमारी छूट गई थी, उसको हम लोग कर लेते हैं। ये वाली नदी, हम लोग टॉपिक बस सीधे मीठी में आ गए, दमन गंगा को हम लोग छोड़ दिए थे, दमन गंगा में आ जाते हैं, इसको जो कवर कर लेते हैं। तो अगली नदी है हमारी दमन गंगा। दमन गंगा का ओरिजिन बेसिकली होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ से? नासिक में इसका जो है वो उदय होता है, ठीक। तो बात कर लेते हैं अब हम लोग दमन गंगा की। दमन गंगा अगर हम लोग देखें तो दमन गंगा यहाँ पर महाराष्ट्र के पास नासिक से निकलती है, और यहाँ पर बहती हुई ये इस तरीके से समुद्र में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? दमन गंगा। ये कहाँ से निकली? नासिक, महाराष्ट्र से निकली, और यहाँ पर आके ये गल्फ ऑफ खंभात से पहले थोड़ा सा ये अरब सागर में गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा पहली चीज तो बताई कि इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? दमन गंगा का। तो दमन गंगा का ओरिजिन है
नासिक महाराष्ट्र से। इसका जो माउथ है यानी कि जहां पर समुद्र से मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? गुजरात में। और गुजरात में आके ये अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इसका जो फ्लो है वो फ्लो क्या है? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात से फिर अरेबियन सी में ये गिर जाती है। इस पर जो सिटीज और जो चीजें सिचुएटेड हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इस पर सिचुएटेड जो जगहें हैं वो है हमारी पास इंपॉर्टेंट सिटीज में पहली चीज तो दादरा और दमन। साथ ही साथ सिलवासा जो यहाँ की राजधानी है वो इस पर सिचुएटेड है। और साथ ही साथ गुजरात की एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी वापी, वापी भी इस नदी पर सिचुएटेड है। और ये सारी जितनी भी सिटीज हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, औद्योगिक शहर हैं। और यहाँ पर औद्योगिक शहर से बहने के कारण ये जो दमन गंगा है, ये दमन गंगा प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि ये सब औद्योगिक इकाइयां जो यहाँ पर हैं वो अपना सारा कचरा इसी नदी पर डाल देती हैं, तो ये हैविली पॉल्यूटेड है। हैविली पॉल्यूटेड है। ठीक। दमन गंगा के बाद जो अगली नदी हमारे पास थी वो मीठी हम लोगों ने देख ली। मीठी नदी के बाद हम लोग सीधे अब आ जाते हैं गोवा में। और गोवा में हमारी दो नदियां हैं। एक नदी है मांडवी या महादाई, और दूसरी है जुआरी नदी। पहले बात करते हैं मांडवी की। मांडवी या महादाई, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है कर्नाटका में भीमगढ़ अभयारण्य है। भीमगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां से ये निकलती है। और कर्नाटक से ये पहुंचती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसे पहुंचती है गोवा, और गोवा में चली जाती है कहाँ पर? अरेबियन सी में, अरब सागर में ये गिर जाती है। इस महादाई नदी पर खूबसूरत सा एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसको आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। जिसमें से एक का नाम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा सुंदर, वो है दूध सागर फॉल। और एक दूसरा एक और है जिसका नाम है वरपोहा फॉल। वरपोहा फॉल, वरपोहा जलप्रपात। तो दूध सागर और वरपोहा ये दोनों मांडवी नदी पर हैं। ठीक है। मांडवी नदी के बाद अब दूसरी नदी हमारे पास जो है वो है जुआरी। जुआरी नदी ये भी गोवा की है। गोवा की मतलब क्या है? निकलती तो कहीं और से है, गोवा में जाके समुद्र में मिल जाती है। ठीक। और ये नदी भी गोवा में अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है। अरेबियन सी में गिरती है। और गोवा का एक बंदरगाह है, गोवा का बंदरगाह मुर्मुगांव। मुर्मुगांव बंदरगाह इसी मांडवी और जुआरी के बीच में है। मांडवी और जुआरी के बीच में है। पूरा नाम जुआरी नदी। इसके बाद हमारे पास अगली नदी काली नदी है, जो कि कर्नाटक में है। उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है। फिर हमारी कर्नाटक में ही, अगर हम कर्नाटक वाले सेगमेंट में आए तो कर्नाटक में नदियां कौन कौन सी थी? कर्नाटक में थी हमारे पास काली नदी, कर्नाटक में हमारी पास थी शरावती, और कर्नाटक में थी हमारे पास नेत्रावती। तो काली नदी कर्नाटक में, तीनों किसमें है? कर्नाटक में। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो शरावती नदी है। शरावती नदी है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर
सबसे ऊंचाई से सीधा गिरने वाला वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल। जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल है। शरावती नदी पर कुछ बांध भी बने हैं, जिनमें से एक बांध है, इसका नाम है इसी वाटरफॉल पर गरसोप्पा बांध, गरसोप्पा डैम। और दूसरा है हमारे पास लिंगामक्की डैम। लिंगा मक्की डैम। नेक्स्ट हमारी जो रिवर है वो है नेत्रावती। नेत्रावती नदी बेसिकली इसका जो ओरिजिन होता है वो कर्नाटक में कुद्रेमुख की पहाड़ियों से होता है, जो आयरन ओर के लिए मशहूर है। कुद्रेमुख पहाड़ियों से कर्नाटका में होता है। और इसका जो फ्लो है, ये फ्लो केवल केवल क्या है, कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका में ही कुद्रेमुख से निकलती है और कर्नाटका में ही ये इसका जो माउथ है वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। ठीक। बस नेत्रावती के बारे में इतना ही। अब चलते हैं हम लोग दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में, अगर दक्षिण भारत में तो आ ही गए हैं, हम लोग केरल की तरफ चलते हैं। तो केरल की तरफ अगर देखें तो केरल में जो नदियां हम लोगों ने देखी थी वो इम्पोर्टेंट नदियां कौन कौन सी थी, तो केरल की जो सबसे अब पहली नदी हमारे सामने आएगी वो आएगी यहाँ पर भरतपुजा। भरतपुजा। फिर यहाँ पर हमारा वेम्बनाड लेक है। वेम्बनाड लेक है। इस वेम्बनाड लेक के उत्तर की तरफ एक नदी है, और वेम्बनाड लेक के दक्षिण किनारे पर भी एक नदी है। जो उत्तर की तरफ नदी है वो बेसिकली है पेरियार, और ये वाली जो नदी है ये है मुवत्तुपुझा। उस नॉन स्टैंडर्ड बुक में यहाँ पर मुवत्तुपुझा की जगह पर भरतपुझा कर दिया गया है, तो वो गलत है। भरतपुझा जो नदी है वो लगभग 100 किलोमीटर पहले गिरती है वेम्बनाड लेक के। भरतपुझा नदी वेम्बनाड लेक के आसपास नहीं है, कम से कम 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर जो पुझा नदी जो गिरती है वो है मुवत्तुपुझा। ठीक। पुझा मतलब नदी होता है मलयालम में। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नदियों की, जो है पहली भरतपुझा और पेरियार। मुवत्तुपुझा का नाम आपको केवल ध्यान रखना है। तो बात करते हैं भरतपुझा की। भरतपुझा, इसी का एक नाम और है नीला, और इसी को बोलते हैं पुन्नानी। पुन्नानी, भरतपुझा, नीला नदी या पुन्नानी नदी। ठीक। ये बेसिकली इसका जो सोर्स है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है वो बेसिकली है अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई हिल्स से, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से कहाँ पर निकलती है, तमिलनाडु में निकलती है। और तमिलनाडु में निकलने के बाद, ये तमिलनाडु में निकली और तमिलनाडु में निकलने के बाद ये पहुंच जाती है कहाँ पर, केरला। और केरला में जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है। इसके बाद जो अगली नदी है पेरियार नदी। पेरियार नदी। ठीक। पेरियार नदी बेसिकली पेरियार टाइगर रिजर्व है एक। पेरियार टाइगर रिजर्व से निकलती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदी हैं, वो है हमारे पास
चेरुथानी और मुथिरापुझा। चेरुथानी और मुथिरापुझा ये पूछी गई है एक बार, चेरुथानी और मुथिरापुझा। पेरियार में जो डैम या प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? पहली चीज तो इस पे इडुक्की बांध है, इडुक्की बांध है। और दूसरा जो है वो है मुल्ला पेरियार। तो इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध ये दोनों ही पेरियार नदी पर सिचुएटेड हैं, उस पर ये बांध है। तो ये हमने ऊपर से नीचे तक जो भी इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी, इंपॉर्टेंट के लगभग सभी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो हम लोगों ने देख ली हैं। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बाद अब हम लोग अब आगे देखते हैं और देखेंगे हम लोग वो रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि जो पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। और पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो कहाँ पर गिरती हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें हम लोग अब पहले एक बार देख लेते हैं सीक्वेंस की कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर एक नदी आ रही है, इसका नाम है हुगली। इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है, इधर लिख देता हूँ, ये है हुगली। हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अजय। यहीं पर एक और नदी आके इससे मिलती है, लंबाई पे मत जाइएगा है ना, क्योंकि बनाना पड़ रहा है। वो है दामोदर। और दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर। ठीक। तो ये नदियां हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहाँ पर आती है नदी जिसका नाम है सुवर्ण रेखा। ये एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी के ठीक दक्षिण में आती है नदी जिसका नाम है बैतरणी। ये नदी आ रही है, इस नदी का नाम है बैतरणी नदी। बैतरणी के बाद जो नदी है उसका नाम है, यहाँ पर ये नदी आ रही है, इस नदी का नाम है ब्राह्मणी। ये ब्राह्मणी नदी है। और इस ब्राह्मणी नदी पर यहाँ पर है हमारा एक रिजा जिसका नाम है भितरकनिका। ब्राह्मणी नदी के बाद अगली नदी जो है हमारे पास वो है महानदी। महानदी है, ऊपर से आ रही है, नीचे के कई सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है और ये बनाती है डेल्टा। महानदी। महानदी के बाद वंशधारा और नागवल्ली, छोटी छोटी नदियां हैं। ये है वंशधारा और ये है नागवल्ली। वंशधारा और नागवल्ली के बाद हमारे पास आ जाती है, डेल्टा बना रही है, गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा। और गोदावरी और कृष्णा के बीच में यहाँ पर एक लेक है, इसका नाम है कोलेरू लेक। कृष्णा के बाद पेन्नर। पेन्नर है। पेन्नर के बगल में यहाँ पर फिर से एक लेक है जिसका नाम है पुलिकट लेक। और इसके ठीक बाद में हमारे पास आ जाती है कावेरी। कावेरी भी डेल्टा बनाएगी।
और कावेरी के बाद यहाँ पर है वैगई नदी, और वैगई के बाद जो अगली नदी है वो है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी। तो ये हमारे पास वो रिवर्स हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही हैं, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक। बेसिकली यहाँ से हम लोग मानेंगे पेनिनसुलर प्लेटो की रिवर सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा के बाद बैतरणी, बैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ये वाली, फिर महानदी डेल्टा बना रही है, वंशधारा, नागवल्ली, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। यहाँ पर कोदरू लेक है गोदावरी और कृष्णा के बीच में, फिर पेन्नर और कावेरी के बीच में पुलिकट लेक है। ये ऊपर जो नदियां हैं, हुगली, बेसिकली ये क्या है, हुगली ये बेसिकली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है ना। गंगा जब पहुंचती है बंगाल के पास तो फरक्का के पास से जाके, फरक्का के पास जाके गंगा कई सारी छोटी छोटी धाराओं में टूट जाती है। उनमें से एक धारा बंगाल में एंटर करके कलकत्ता होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और दूसरी बांग्लादेश एंटर कर जाती है। जो बांग्लादेश एंटर कर जाती है वो गंगा की मुख्य धारा है, और वो धारा जो टूट कर पहुंच जाती है कलकत्ता से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है, उसका नाम होता है हुगली। कलकत्ता इसी हुगली नदी पर सिचुएटेड, और जो हावड़ा ब्रिज है वो इसी हुगली नदी पर है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट, एक रिवर अजय है और दूसरी दामोदर है। दामोदर कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और वहीं से निकलने वाली एक और रिवर जिसका नाम है बराकर, जो दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक। तो हम लोगों को बेसिकली जो दक्षिण भारत की या पेनिनसुलर प्लेटो की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत ना बोले, पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि प्रायद्वीप के पठार की जो नदियां हैं और जो ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, उनको सुबर्ण रेखा से हम लोग को पढ़ना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस नदी की, जिस नदी का नाम है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है या जो ओरिजिन है वो रांची का पठार है। मैंने आपको बताया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो उत्तरी भाग है इसको बोलते हैं हजारीबाग का प्लेट्यू, और जो नीचे का प्लेट्यू है इसको क्या बोलते हैं, रांची का पठार। तो ये इसी रांची के पठार से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये बेसिकली बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है। ठीक, बहुत सारे जलप्रपात बनाती है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा के द्वारा बनाया जाना जो जलप्रपात में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास हुंडरू प्रपात। हुंडरू वाटरफॉल जो कि कहाँ पर है, जो कि रांची में है। ठीक। सुवर्ण रेखा झारखंड से निकलती है, और झारखंड से निकलने के बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र में गिर जाती है। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखें तो ये सुवर्ण रेखा में ये माना जाता है कि इस नदी पे सोने के कण घुले हुए हैं। दो नदियां ऐसी हैं भारत में जिनके बारे में ये माना जाता है कि इन नदियों के पानी में सोने के कण घुले हुए हैं, और इसी वजह से इन नदियों को सोने के नाम पर इनका नाम भी रखा गया, जिनमें से एक है अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी, और दूसरी है ये सुवर्ण रेखा नदी। ठीक। अब सुवर्ण रेखा जो नदी है, इस सुवर्ण रेखा नदी पर कई सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज सिचुएटेड है। अब जैसे झारखंड हो गया, झारखंड तो वैसे भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रियल सिटी सिचुएटेड हैं। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रियल सिटी सिचुएटेड है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी सिचुएटेड है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जमशेदपुर। जमशेदपुर जहाँ पर टाटा स्टील प्लांट है, टाटा मोटर का प्लांट है। ठीक। इसके अलावा और भी कई सारी इंडस्ट्रीज इसके किनारे पर सिचुएटेड हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक जगह है झारखंड में, इसका नाम है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा ये झारखंड में है, और यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। जो जादूगोड़ा भी सुवर्ण रेखा के तट पर है, तो इनकी वजह से यूरेनियम साइट और इंडस्ट्रियल सिटीज होने की वजह से ये जो सुवर्ण रेखा नदी है ये हाईली पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा
प्रदूषित नदी है। ठीक, तो ये भी एक प्रदूषित नदी है भारत की। अब यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, सुवर्णरेखा के बाद जो अगली नदी है वो हमारी कौन सी है, वो बैतरणी है। ये वाली नदी, ये बैतरणी नदी है। अब बैतरणी नदी को हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने बना लिया होगा तो उसमें साथ साथ देखते जाइए ये कौन सी नदी है। बैतरणी या बैतरणी। ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पर निकलती है, ये निकलती है, इसका ओरिजिन है उड़ीसा के क्योंझर से। ठीक, गुप्त गंगा एक जगह है, या इसी को गोनासिका भी बोलते हैं। वहां से निकलती है, जो बेसिकली गडजात पहाड़ी का हिस्सा है। गडजात पहाड़ी हम लोगों ने देखा था, ये भी छोटा नागपुर प्लेटू का ही एक भाग है। ठीक है। छोटी सी नदी है बैतरणी, छोटी सी नदी है बैतरणी। और इसका जो फ्लो है वो केवल कहाँ पर है, वो केवल उड़ीसा में ही है। और ये उड़ीसा से बहते हुए अल्टीमेटली गिर जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल। आगे से मैं बे ऑफ बंगाल को BOB यानी कि बॉब लिखूंगा, आप समझ जाइए कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं। बैतरणी के बाद अगली जो नदी है वो है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी नदी बेसिकली, इसकी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं। हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है दो नदियां ऐसे आ रही हैं और उनके आने के बाद जब वो दोनों मिल जाती हैं तो एक नई नदी बन जाती है। ऐसी कई सारी नदियां दुनिया में, जैसे हम लोग ने चेनाब देखी थी, चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। ऐसे ही जो अरेबियन पेनिनसुला है, वहां पर एक नदी है शब अल अरब, शत अल अरब, वो शत अल अरब टिग्रिस और यूफ्रेटिस के मिलने से बनती है, दजला और फरात के मिलने से बनती है। तो वैसे ये दो नदियां मिलकर बनाती हैं हमारी ब्राह्मणी। तो ये कौन सी नदी है, ब्राह्मणी। ये कौन सी दो नदियों से मिलकर बनती है, ऊपर है साउथ कोयल और नीचे है शंख। साउथ कोयल और शंख नदियों से मिलकर ब्राह्मणी बनती है। और साउथ कोयल हम लोगों ने जब अमरकंट वो प्लेट्यू देखा था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहां पर रेडियल ड्रेनेज है, उस रेडियल ड्रेनेज से कई सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें एक साउथ कोयल है, एक नॉर्थ कोयल है, एक शंख है, एक दामोदर है और एक बराकर है। दामोदर बराकर हम लोगों ने देख लिया। नॉर्थ कोयल जो थी वो सोन नदी की सहायक नदी थी, और साउथ कोयल जो है ये अब यहाँ पर निकल के ब्राह्मणी नदी को निर्माण निर्माण करती है। ठीक। और ये दोनों जो मिल रही हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर मिल रही हैं, ये उड़ीसा का एक शहर है जिसका नाम है राउरकेला। राउरकेला के पास या राउरकेला में मिलकर ये ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं, साउथ कोयल और नॉर्थ कोयल। ठीक। ब्राह्मणी जो नदी है, इसकी जो साउथ कोयल रिवर है, साउथ कोयल रिवर पर एक वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है लावा पानी। लावा पानी जलप्रपात, लावा पानी वाटरफॉल साउथ पोल के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शंख जो नदी है, इस शंख पर भी एक वाटरफॉल है जिसका नाम है सडनी वाटरफॉल या सडनी जलप्रपात। इंग्लिश में प्रोनाउंस इसको जो स्पेल करेंगे वो SADANI वाटरफॉल के रूप में इसको स्पेल करेंगे, सडनी वाटरफॉल। अब इसके ऊपर जो एक नदी है वो हमारे पास कौन थी, बैतरणी। और बैतरणी के नीचे कौन सी है, ब्राह्मणी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके से कुछ ये आ रहा है, यहाँ से ऊपर से आ रही है बैतरणी, और यहाँ पर आ रही है हमारी पास में ही ब्राह्मणी। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों नदियां मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं, और ये जो डेल्टा यहाँ पर बन रहा है इन दोनों नदियों के मिलने से, वो डेल्टा कहलाता है हमारा ब्राह्मणी बैतरणी डेल्टा। ब्राह्मणी बैतरणी डेल्टा कहलाता है।
दूसरी चीज यहाँ पर है, इस डेल्टा पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, इस डेल्टा पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका नाम है भितरकनिका, ओडिशा में। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी के डेल्टा में, ब्राह्मणी नदी के मुहाने के पास भितरकनिका है। भितरकनिका में क्या पाए जाते हैं? मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। मैनग्रोव्स यानी कि कच्छ वनस्पति पाई जाती है, जो सुंदरवन में पाए जाते हैं। ये बेसिकली नमकीन पानी में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं, जिनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक। यहाँ पर भितरकनिका में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर मगरमच्छ के लिए या घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर बेसिकली घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र भी है, भितरकनिका घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र भी है। और अभी यहाँ पर 1975 में यहाँ पर एक और परियोजना की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है कछुआ संरक्षण योजना। ये भी कहाँ पर? भितरकनिका में है। भितरकनिका के बाद या ब्राह्मणी के बाद जो अगली नदी है वो है महानदी। महानदी को अगर हम लोग देखें तो ये भारत का तट है, उड़ीसा का तट। और यहाँ पर ऊपर से आ रही है महानदी, जो कि यहाँ पर बनाएगी डेल्टा, जो कि यहाँ पर डेल्टा बना रही है महानदी। अब यहाँ पर इस महानदी में कुछ खास चीजें हैं, जैसे इस महानदी पर यहाँ पर हमारा है हीराकुद बांध, हीराकुद डैम है। ये डेल्टा बनाती है। इसके इस डेल्टा पे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है कटक, और इसके डेल्टा के पास एक दूसरा और शहर बसा हुआ जिसका नाम है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है वो इस नदी पर नहीं, इस नदी के पास है। और इस नदी पर कौन सा शहर है? कटक है। और इसके बाद एक और नदी यहाँ से बहती हुई ऊपर से आ रही है, जिसका नाम है, यहाँ पर जब आएगी तो इसका नाम है ऋषिकुल्या। ये ऋषिकुल्या नदी है। और ऋषिकुल्या और इसके बीच में एक यहाँ पर लेक है, यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है चिल्का लेक, चिल्का झील, जो भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद सांबर लेक का नंबर आता है, जो कि मुख्य भूमि पर, भारत की भूमि के बीच में स्थित, भारत की भूमि के अंदर स्थित सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर या खारे पानी का वो है, झील है। खैर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका ये जो निकलती ये जो बेसिकली जो महानदी है, ये महानदी कहाँ की नदी है? ये उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा में बहती है। यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है हीराकुद डैम या हीराकुद बांध, हीराकुद बांध। ये नदी डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। इसके डेल्टा पर उड़ीसा का कटक शहर है, और इसके डेल्टा से कुछ दूरी पर भुवनेश्वर है। ठीक, भुवनेश्वर है। अच्छा, ये नदी जो है बेसिकली कहाँ से बहती है? तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से ही आती है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में गिर जाती है। महानदी की ये जो बेसिन है, महानदी बेसिन को हम बोलते हैं धान का कटोरा। ठीक है, महानदी बेसिन को धान का कटोरा भी बोला जाता है, खासतौर से वो वाला हिस्सा जो उसका छत्तीसगढ़ में है। महानदी भी एक बेसिकली भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश
घाटी में बहती है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, तापी भ्रंश घाटी में बहती है, दामोदर और ये जो महानदी है ये दोनों भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ पर इसका जो बहने वाला इलाका है उसको हम बोलते हैं महानदी घाटी। और इस महानदी घाटी में पाया जाता है कोयला, कोयला पाया जाता है। और महानदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो महानदी की जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदी को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। उत्तर लेफ्ट से मिलने वाली और राइट से मिलने वाली। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी बाईं ओर से मिलने वाली, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और दाईं ओर से मिलने वाली यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब अगर हम देखें तो इसका बहाव इधर से इधर की तरफ है, और हम इसके बहाव की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। तो अब यहाँ पर क्योंकि दिशा बदल गई है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ से आने वाली, उत्तर की तरफ से आने वाली सहायक नदियां, और यहाँ पर होंगी साउथ की तरफ से आने वाली सहायक नदियां। तो इसमें लेफ्ट यानी कि नॉर्थ की तरफ से आने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो ये शिवनाथ, शिवनाथ है, हसदेव या हसदो है, मंद है, और इब है। मंद, इब, शिवनाथ या शिवनाथ, हसदो, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इधर से देखें तो इसकी है ओंग, ठीक है, जोंक, तेल, और पैरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक। महानदी के किनारे पर बेसिकली क्या है? महानदी के किनारे पर हमारा है तलचर, थर्मल पावर प्लांट है महानदी पर। महानदी के बाद हम लोगों ने देखा था कि ऋषिकुल्या नदी आएगी। ऊपर देखिए, ये हम लोगों ने देखा था महानदी के बाद कौन सी नदी है? ऋषिकुल्या नदी। ऋषिकुल्या नदी एक खास चीज के लिए बड़ी फेमस है। यहाँ पर जिसका तट है उसको हम गंजम तट या गंजम कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये उड़ीसा का तट है, और ये हमारी महानदी थी, और यहाँ पर हमारी आ रही है कौन सी? ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या का जो कोस्ट है ये कोस्ट कहलाता है गंजम कोस्ट या गंजम तट। ये जो तट है ये बेसिकली ओलिव रिडली जो टर्टल है, यानी कि ओलिव रिडली जो कछुआ है, उनके प्रजनन के लिए मशहूर है। वो यहाँ पर इस गंजम तट पर आते हैं अपने अंडे देने के लिए, अंडे देते हैं, और यहाँ पर वो अपना घोंसला बनाते हैं। इसे कहा जाता है अरीबाडा। क्या कहा जाता है? अरीबाडा। ये जो जगह है ये दुनिया में ऑलिव रिडले टर्टल की हैचिंग की, अंडे देने की सबसे बड़ी साइट है। गंजम को दुनिया में सबसे बड़ी साइट है, और ऑलिव रिडले टर्टल दुनिया के सबसे छोटे आकार के टर्टल्स में से एक हैं। और ये बेसिकली इंडेंजर्ड जो स्पीशीज के रूप में जो है वो लिखे गए हैं रेड डाटा बुक में। और ये जो ऋषिकुल्या है, ऋषिकुल्या निकलती कहाँ से? ऋषिकुल्या का ओरिजिन होता है नयागढ़ पहाड़ों से, या नयागढ़ हिल्स से होता है, जो कहाँ पर है? जो कंधमाल,
के पास है, उड़ीसा में। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है हमारी गोदावरी। गोदावरी को ही बोलते हैं दक्षिण गंगा, या इसी को बोलते हैं बूढ़ी गंगा। और ये भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी गंगा की 2525 किलोमीटर है। ठीक। अब जो गोदावरी नदी है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है, ये निकलती कहाँ से है? ये पश्चिमी घाट जो है, इस पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पठार है। त्र्यंबक पठार से ये निकलती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में त्र्यंबक पठार से निकलती है। और ये इसका जो फ्लो है, ये इसका फ्लो ये कहाँ कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से फिर तेलंगाना में आती है, तेलंगाना से होते हुए फिर ये आंध्र प्रदेश में आती है। और आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास ये बनाती है डेल्टा, और गिर जाती है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल। ठीक। राजमुंदरी में क्या है? राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये आंध्र प्रदेश का तट है, और यहाँ पर महाराष्ट्र के त्र्यंबक पठार से घूमते घूमते ये आ रही है, और यहाँ पर बना रही है डेल्टा। ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। ये इसका लेफ्ट बैंक है, और ये इसका राइट बैंक है। और यहाँ पर जो नदियां इससे मिल रही हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम है पूर्णा। पूर्णा के बाद बनेगी प्रवरा। ये वही प्रवरा नदी है जिसके तट पर जो है वो दायमाबाद है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। फिर यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम होता है प्राणहिता। और ये प्राणहिता भी कई सारी नदियों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है? ये है हमारी पेनगंगा, ये है वेनगंगा, और ये है वर्धा नदी, जहाँ जिसके तट पर वर्धा आश्रम था। फिर यहाँ पर आती है इंद्रावती। इंद्रावती के बाद यहाँ पर एक नदी है सबरी, और सबरी की नदी है सिलेरू। सिलेरू। ठीक है, सिलेरू। दूसरे तट से देखें इधर से, तो इधर से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमारे पास एक आ रही है जिसका नाम है मंजरा। तो अब यहाँ पर ये इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप लोगों ने देख ली। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं या उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं, वो है पूर्णा, प्रवरा, प्राणहिता। प्राणहिता खुद कई नदियों से मिलकर बनी है, पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, फिर इंद्रावती, सबरी और सिलेरू। और दाएं हाथ की तरफ से मिलने वाली जो इंपॉर्टेंट नदी है वो कौन सी है? वो है मंजरा। यहाँ पर गोदावरी नदी पर जो परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट कौन से हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर दो हैं। एक है पोचमपाद,
पोचमपाद परियोजना, और दूसरी है जायकवाड़ी परियोजना। पोचमपाद परियोजना हमारी आंध्र प्रदेश में है और जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक आता है जिसका नाम है कोलेरू लेक, और कोलेरू लेक के बाद यहाँ पर एक नदी आ जाती है जिसका नाम है कृष्णा। ठीक, कृष्णा को अलग से बना लेते हैं इसका डायग्राम और समझ लेते हैं। पहली चीज तो कृष्णा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी का जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक, अब ये जो कृष्णा नदी है ये बेसिकली महाराष्ट्र से निकल रही है। और अगर हम इस तट को देखें तो ये तट है हमारा, पश्चिमी तट है। यहाँ पर महाराष्ट्र से बहते हुए ये कृष्णा नदी आ रही है, जो कि निकली है कहाँ से, महाबलेश्वर से। इसमें मिलने वाली नदियां, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिप हो गया, ये राइट बैंक हो गया। इसमें मिलने वाली नदियां हैं ऊपर से, यहाँ पर उत्तर की तरफ से इसमें आ रही है एक नदी जिसका नाम है भीमा, जो खुद दो नदियों से मिलके बनी है। ये भीमा है, और ये खुद दो नदियों से मिलके बनी है। इसमें से एक का नाम है कोयना और इधर वाली का नाम है सीना। उसके बाद एक नदी यहाँ पर आती है जिसका नाम है मूसी नदी, और यहाँ पर आती है जिसका नाम है गंगा। ठीक, अब इसके अलावा राइट बैंक से यहाँ पर कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जिसमें से एक है हमारी, इसका नाम है घाट प्रभा। घाट प्रभा के बाद है माल प्रभा। माल प्रभा के बाद यहीं पर दूध गंगा। दूध गंगा के बाद एक नदी यहाँ पर आके मिल रही है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये है हगरी नदी, ये है तुंगा, और ये है भद्रा। तो ये तुंगभद्रा नदी है, ये कृष्णा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज है। तुंगभद्रा जो ये नदी है, ये कृष्णा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है, जिसकी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, तुंगा और भद्रा। तुंगा और भद्रा के मिलने से तुंगभद्रा बनती है, और इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है हगरी नदी। ठीक, जो मूसी नदी है, इस मूसी नदी पर सिचुएटेड है हैदराबाद, जो कि कैपिटल है किसकी, तेलंगाना की। ठीक, यहाँ अगर देखा जाए तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी घाट प्रभा पर है, घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा नदी पर घाट प्रभा परियोजना है। और कृष्णा नदी पर जो बांध है वो कौन कौन से हैं, कृष्णा पर बांध है, पहला है अलमट्टी बांध, अलमट्टी डैम। और दूसरा है नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश में है ये। और ये जो कृष्णा है ये भी अपना डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टा कहाँ पर बनाती है, विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो रिवर कृष्णा की बात है वो है हमारी पेन्नर रिवर।
पेन्नर रिवर। इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नंदी दुर्ग पहाड़ियों से। नंदी दुर्ग हिल्स, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, यानी कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हैं जयमंगली, कुंडेरू, सगिरेरू, पापशनी और चेयेरू। चेयेरू। ठीक। इसका जो फ्लो है ये दो राज्यों में है। ये कर्नाटका से निकलती है। कर्नाटका से निकलने के बाद ये आंध्र प्रदेश पहुंचती है, और आंध्र प्रदेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब इसके बाद अगली जो नदी है वो है हमारे पास कावेरी। ऐसा भी स्पेल करते हैं और कावेरी भी स्पेल करते हैं। ठीक। ये जो कावेरी नदी है, ये बेसिकली इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है ताल कावेरी से। ताल कावेरी कहाँ पर है? ताल कावेरी है ब्रह्मगिरी हिल्स में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। और ये कहाँ पर है? राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। ठीक। देखा जाए अगर इसका फ्लो, तो ये जो है ये, अगर हम देखें तो ये तटरेखा है। ठीक है। इसमें ताल कावेरी से निकलकर ये कावेरी नदी आ रही है। ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। यहाँ पर इसकी सबसे ऊपर जो ट्रिब्यूटरी यहाँ पर है, इसका नाम है, अलग कलर से लिख देता हूँ, इसका नाम है हेमवती। हेमवती के बाद अगली नदी यहाँ पर आके मिल रही है, इसका नाम है शिमसा। यहाँ पर एक नदी मिल रही है लेफ्ट साइड से, जिसका नाम है कबानी। कबानी के बाद शिमशा के बाद मिलती है हमारी यहाँ पर एक नदी। शिमशा के बाद, शिमशा के बाद एक नदी यहाँ पर मिल रही है जिसका नाम है भवानी। भवानी के बाद मिलती है यहाँ पर नोइल। नोइल। और नोइल नदी पर एक शहर है जिसका नाम है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो शहर है वो नोइल नदी पर है। ठीक। और यहाँ पर त्रिचुरापल्ली है, और इसी कावली नदी पर यहाँ पर आपका है तंजावुर या तंजौर, चोलों की राजधानी। हेलो। कावेरी, कावेरी पट्टनम, तंजावुर, तंजौर, ये सब चोलों से संबंधित हैं। तो अब यहाँ पर एक नदी, अच्छा एक नदी और है यहाँ पर, ये आ रही है और इस नदी का नाम है अमरावती।
अमरावती कैपिटल भी अब हो गई है आंध्र प्रदेश की, तो इसी नदी के आसपास है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पर देखें तो हेमवती है और शिमसा है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई हेमवती, शिमसा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो गई? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारे पास कबानी, कबानी, भवानी, नोइल और अमरावती। नोइल पर कौन सा शहर है? कोयम्बटूर है। फिर कावेरी पर तिरुचिरापल्ली और तंजावुर या तंजौर दोनों ही सिचुएटेड है। यहाँ पर भारत का जो सबसे पुराना, दूसरा सबसे पुराना, सेकंड ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यानी कि जल विद्युत संयंत्र, भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र इसी कावेरी नदी पर है। इसका नाम क्या है? शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र। वहीं अगर देखें तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? ये तो दूसरा सबसे पुराना है। पहला सबसे पुराना कौन सा है? तो पहला सबसे पुराना है सिद्रापोंग, सिद्रापोंग जो कि कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। सिद्रापोंग दार्जिलिंग में है। कावेरी पर एक वाटरफॉल भी है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, जिस वाटरफॉल का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम साफ साफ लिख देता हूं, शिव समुद्रम जलप्रपात, या इंग्लिश में शिव समुद्रम वाटरफॉल। यहाँ पर बेसिकली जो कावेरी है इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है, यानी कि इसका जो बहाव का पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है? गुम्फित है, यानी कि ब्रेडेड है। ब्रह्म जो पुत्र नदी है उसका भी ब्रेडेड है। तो ये नदी बेसिकली क्या करती है? ये नदी इस तरीके से बहती है और उसके बाद ये फिर दो धाराओं में बट जाती है, फिर आगे बहती है, फिर दोनों धाराएं मिल जाती हैं। ठीक है, फिर कुछ दूर आगे जाके फिर ये दो धाराओं में बट जाती है और फिर आगे जाके फिर मिल जाती हैं, और ऐसे ही ये कई बार करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बन जाते हैं? कुछ आइलैंड्स बन जाते हैं, नदी के बीच में कुछ आइलैंड्स बन जाते हैं। ये जो आइलैंड्स हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये जो आइलैंड है बेसिकली ये है श्रीरंगपट्टनम, जहाँ पर टीपू सुल्तान था। ये है शिव समुद्रम, और ये है श्रीरंगम। तो ये नदी कई बार दो भागों में बंटने के बाद कुछ द्वीपों का निर्माण करती है, कुछ आइलैंड्स का निर्माण करती है, कुछ नदी द्वीपों यानी कि रिवराइन आइलैंड का निर्माण करती है, जो कौन कौन से? श्रीरंगपट्टनम है, शिव समुद्रम है और श्रीरंगम है। अगर हम वैसे देखें तो सबसे बड़ा दुनिया का जो रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वीप है, वो कौन सा है? वो है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र में है। और ये भी है, लेकिन ये बड़े नहीं है उतने, ये छोटे हैं। और ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के जो रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वीप है, ये कावेरी नदी पर सिचुएटेड है। कावेरी नदी के बाद जो अगली नदी हमारे पास है वो है वैगई। आपने बनाया होगा मैप, तो उसमें देखिएगा वैगई कहाँ पर है, जो मैंने शुरुआत में बनाया था।
वैगई नदी। वैगई नदी बेसिकली केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित वरुशंड हिल्स, या हिंदी में वरुशंड की पहाड़ियों से निकलती है। वरुशंड की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक। मदुरई जो शहर है वो इसी पर सिचुएटेड है। और ये बेसिकली एक बरसाती नदी है, साल के अधिकांश समय सूखी रहती है, बरसात में इसमें पानी आता है। लास्ट है हमारी ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। इसका ओरिजिन अन्नामलाई की पहाड़ी है। और इसका माउथ जो है, जो इसका पानी समुद्र में मिलता है, वो मिलता है मन्नार की खाड़ी में। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी हो गई, ये हमारे पास हमारी वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दोनों हो गई। इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, हम लोगों ने ऊपर शुरू किया था सुवर्णरेखा, फिर बैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये सारी रिवर्स हम लोगों ने देख ली। तो ये हमारा जो रिवीजन था वेस्ट जो पेनिनसुलर रिवर्स है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें से जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो कि गिरती हैं बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, और जो दूसरी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि गिरती हैं कहाँ पर, अरब सागर में, उन दोनों को देख लिया हम लोगों ने। ये भी देख लिया कि कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं और कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी का आज का रिवीजन क्लास था जो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले दिन के वीडियो क्लास में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफल होइए।